अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल मेरे और आमिर मतीन साहब के साथ। नाज़रीन, पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली ने पंजाब के लिए इंतखाबी फंड्स देने से साफ इनकार कर दिया है। मामला बज़ाहिर खटाई में है, पैसे ज़रूर हैं मगर देने का या इजरा करने का इख्तियार हमारे पास मौजूद नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी बेबसी भी बता दी। अदालत देखना यह है कि कब तक तहम्मुल का मुजाहरा करेगी, इस पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी बात होगी, जिसका सियासी बहरान बदस्तूर बरकरार है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैदान के अंदर हैं। देखना होगा कि आज़ाद कश्मीर का सुल्तान कौन बनेगा। अंदरूनी कहानी सिर्फ आमिर मतीन साहब की जुबानी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की सियासत पे आएंगे, मगर अपने खाना ज़रा मामलात का जायज़ा ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देती है, रिजेक्ट हो जाता है, फिर से हुक्म दिया जाता है, फिर से रिजेक्ट हो जाता है। चाहते क्या ये लोग? इलेक्शन से फरार है, या चचा जान से कोई ज़ाती अदावत है, या फिर मौजूदा सियासी माहौल के अंदर नाकाम सियासी शहादत हासिल करने की कोशिश की जा रही है? ये आप तकरीबन रोज़ ही ये सवाल करती हैं और ये रोज़ ही इसका बच्चे को पता चल गया है कि वो ना कर रहे हैं और वो खुल्लम खुल्ला उसका इजहार कर रहे हैं। और साफ जवाब ये है कि आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, यहाँ तक कि माशाल्लाह लग जाए, मगर इमरान खान कबूल नहीं है। और वो उसके रोज़ के ये बयान आते हैं कि वो 14 मई छोड़ें, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो उनका ये बड़ा क्लियर स्टांस है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी पे ज़रूर सवाल आ जाते हैं, क्योंकि उनकी 20-30 साल ये इल्ज़ाम उन पे बहुत कम लगा कि इन्होंने मार्शल लॉ की हमायत की। आप देखें, आप 77 के इलेक्शन के जब मार्शल लॉ लगा, आज तक ये सवाल रहता है, ये तारीख दानों में बहस रहती है कि जी वो किसकी गलती थी। कोई असगर खान मरहूम पे ये इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने ख़त लिखा था, या नवाज़ुद्दीन नुसरत साहब कुछ कहते थे। ये बहस रहती है कि फाइनली आपस में समझौता हो गया, मगर किसकी गलती थी कि मार्शल लॉ लगा। तो ऑफ कोर्स ज़िया-उल-हक साहब की जो है वो एक नीयत ख़राब थी, तो वो मार्शल लॉ लगना था, मगर बहरहाल बहस रहती है। तो इस वक्त भी जो हालात हैं ये बड़े, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अपनी नौइयत के एक बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं, जिसके ऊपर आइंदा तारीखदान बहस करते रहेंगे। और इस वक्त ये हमारे सामने हो रहा है, सो हम भी इस हिस्ट्री का हिस्सा हैं कि इसमें तमाम देखा जाएगा। जो भी अगर अच्छे हालात ना रहे, खुदा न खास्ता ख़राब हुए, तो जुडिशरी के रोल के ऊपर देखा जाएगा और जुडिशरी के रोल के अंदर उन जजेस का भी तयन किया जाएगा जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पे तो मुखालफत वो 184(3) यानी कि खुद नोटिस लेने के इख्तियार के मतलब किया जा रहा है, मगर उनके इस इख्तलाफ को 90 दिन के इलेक्शन के लिए जो है रुकावट वो बन रहा है, तो उनका भी एक दाव पे है। फिर वो पार्लियामेंट का एक दाव पे है कि कौमी असम्बली जो है वो जिस तरीके से रुकावटें खड़ी कर रही है, वो इस वक्त मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी चाहे अपनी गलती की वजह से या जो भी हालात थे वो रिज़ाइन करके उसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद मीडिया भी हमारा बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। मुनक़िसम अदलिया के अलावा एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि बार्स भी जो है ना वो मुनक़िसम है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली कोई नज़र आ रहा है। अब लेटेस्ट ये है कि अदालत का जो है हम देख रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आज बुला लेंगे, अल्टीमेटली नज़र आ रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज़ वो लंबी 2-3 दिन की तारीखें दिए जा रहे हैं। और लेटेस्ट ज़ाहिर है ये था कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा डायरेक्टली कि आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से ये 21 अरब रुपया जारी करें। तो उन्होंने कहा जी हमने मुख्तस तो कर दिए, मगर इसको इजाज़त जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। फेडरल गवर्नमेंट ने काबीना के पास चला गया, काबीना से वो असम्बली के पास चला गया, वहाँ से कमेटी के पास चला गया, कमेटी के बाद जो है वो वापस करारदाद आई, तो वो मुस्तरद हो गई असम्बली से। तो अब तासुर ये दिया जा रहा है कि जनाब ये जुडिशरी की और पार्लियामेंट की लड़ाई है। हालांकि मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट की नहीं है, ये एग्जेक्टिव का मसला है। और इसमें सबसे सलमान अकरम राजा साहब बड़े मोतबर वकील हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें आज उनकी ट्वीट्स हैं जिसमें वो बेसिकली कह रहे हैं कि जनाब ये जो अदायगी जो है ना वो वफाकी जब सुप्रीम कोर्ट कह दे
तो ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो 21 अरब रुपया उनको प्रोवाइड करना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक को हिदायत जारी करने की नाकामी की सूरत में सुप्रीम के पास खुद स्टेट बैंक के पास ये इख्तियार है कि वो अदायगी का हुक्म जारी किया जाए, और एक अदालत जिस अदायगी का हिदायत करती है मुतलका अदारे की जानिब से उस पर कार्रवाई रोज़मर्रा का मामूल है। उसने कहा ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, ये रोज़ इस तरह होता है। उन्होंने मिसाल दी है कि जब FBI काम टैक्स रिफंड का तयन और अदायगी करते हैं, अगर वो नहीं करते तो अदालत डायरेक्टली कहती है कि आप इनका फौरी तौर पे अदायगी करें। उसके दरमियान में फेडरल गवर्नमेंट हायल नहीं होती है, अदालत के हुक्म पर होता है। तो ये जब बहाना बनाना हो तो वो रोज़ बहाना बन जाता है, और ये बहाने चलते आ रहे हैं। सवाल अब ये आ गया बस सबसे बड़ा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फाइनली जब कब उनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा, और वो कब जो है इसकी ये वो चूँकि ना अब नहीं कई हफ्तों से ये जारी है, और वो बड़ी ये दिए मौके दिए जा रहे हैं जी आ रहे हैं, तो ये कब फाइनली जो है ना वो सपोर्ट इसका तयन करेंगे, क्योंकि इस पे बड़े क्लियर हैं सारे कि बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर एंड नाउ इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ टू डिसाइड दैट। तो देखना ये होगा कि वो बुलाते हैं, इसमें बड़े जो ये 50 जूरिस्ट जो जिनकी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई और उनके लामियों में सब ने सपोर्ट किया कि 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर किसी को बहाम नहीं है। इसके ऊपर जो वो इख्तलाफी नोट वालों को भी जो है उनको भी कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं कही बात, किसी वकील ने किसी उसने स्वाय इसके कि इत्तेहादी जमातों के अलावा किसी ने नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर ये मुमकिन है या आइन इजाज़त देता है कि इलेक्शन करवाया जाए। अब इसमें सवाल है कि कब सुप्रीम कोर्ट ये करेगी। दूसरा ये है कि वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के अलावा क्या कैबिनेट को भी इसमें शामिल करती है, उनको भी नाअहल करती है, और वो लोग जो करारदादें जिन्होंने साइन किए हैं वो लोग भी छुट्टी होती है। तो इस पे बहस नहीं रह गई होगी कि क्या होगा, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि किधर ये हालात जा रहे हैं। मगर सवाल ये है एक सबसे अहम कि गवर्नमेंट में और एलाइज के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है कि ये हालात फिर भी हमारे लिए फेवरेबल ही रहेंगे, तो आया ये उनकी अपनी हिकमत अमली है या उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल भी नहीं रहा, अब क्लियर ही हो गया है कि ये खुद वो नहीं कर पा रहे, जब ख़ास तौर पे उनकी NSC की मीटिंग के पास जिस तरह के ऐलानात होते हैं, और उसके बाद क़यादत जो है वो ऐसी कौमी असम्बली जो कि मुकम्मल नहीं है वहाँ पे जाना ही एक किस्म का जो है ये बड़ा रेयर मौका होता है कि फ़ौजी क़यादत जाके पार्लियामेंट को एड्रेस करती है। तो एक जो कि मुतनाज़ा कौमी असम्बली है, चाहे वो PTA की, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती रही और गलती है, पिछली दफ़ा भी गलती थी, अब भी गलती है। उनको बिल्कुल हर सूरत में पार्लियामेंट में रहना चाहिए था, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब गवर्नमेंट में ही हो तो आप पार्लियामेंट में रहते हैं। अपोजिशन का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे, इन्होंने दूसरी दफ़ा किया है। मगर वो एक बहस जो है सान भी हो गई भी है। असल सवाल घूम फिर के ये है कि कब और किस किस को इस तौहीन अदालत का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सही है, आपने ये जो सवाल उठाया यकीनी तौर पे हर शख्स के जहन में ये सवाल है, मेरे भी जहन में था आमिर साहब कि कब तक ये तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करेगी ये अदालत। मुझे ये बताइएगा 2 मई की तारीख का तो ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम फरीकैन हाजिर होंगे। आपको लगता है कि सियासी माहौल इतना हीटअप हो चुका है, अच्छा सॉरी 2 मई बिल्कुल, ये माहौल इतना हीटअप हो चुका है, आपको लगता है कि 2 मई का इंतजार नहीं किया जाएगा, पहले भी बुलावा अचानक से भेजा जा सकता है? मैं तो हैरान हूँ कि ये अदालत जो है, और मुझे शक भी पड़ने लग पड़ा है कि ये मैंने जिस तरह कहा ये हफ्तों से ना महीनों से चल रही है। ये आप देखें जब 1 अप्रैल का फैसला था उससे पहले कि से ये ना थ्रू आउट चल रही है। जिस दिन से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उसी वक्त से ये कहना शुरू हो गए हुए थे। अदालत के एक हुक्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई हुक्म जो हैं उनकी हुक्मदुली हो चुकी हुई है। तो ये अभी तक हो क्यों नहीं गया, और ये तारीखें भी 2-2 3-3 दिन की दे जा रही हैं।
और ये इससे शक पड़ जाता है कि शायद एतजाज़ हसन साहब और उनकी वकला की बरादरी तो बहुत ज़्यादा अपनी सपोर्ट शो कर रही है चीफ जस्टिस के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो या पता नहीं साबिर बहुत हैं या कहीं से डर रहे हैं इस पर करने के, क्योंकि इसके ऊपर कोई बहस नहीं है कि ऐसी सूरत में क्या किया जाता है। तो क्वेश्चन तो ये है कि इतना लेट 2 मई तो बहुत दूर की बात है, ये आज की तारीख तक भी डिले नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, चलिए ये तो एक आईनी मामला हो गया आमिर साहब, लेकिन एक अच्छी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो एपीसी का इनेकाद है जो ईद के फ़ौरन बाद होगी। आपको लगता है कि इस हीट को कंट्रोल करने के लिए जो एपीसी होगी ईद के बाद, उसमें हमें मामलात के अंदर कोई दरमियानी रास्ता देखने में मिलेगा? नहीं, मैं नहीं समझता एपीसी वगैरह के अंदर कोई गुंजाइश रह गई है। ये जमात इस्लामी ने अपनी जो इनिशिएटिव किया है, ये बेचारे बिल्कुल इररेलेवेंट होके रह गई हुई है जमात इस्लामी। उनका एक मेंबर सेनेट में है, 2 या 3 बड़ी मुश्किल से जो है कौमी असम्बली में है, और वो उनकी कोई ये मुज़ाकरात वो करते हैं जिसको कोई पार्टी दोनों रजामंद हों, तो इनका वज़न नहीं है। उनका जवाब जो है फवाद चौधरी साहब ने दे दिया है आज कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर कोई संजीदगी नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हदूद में हो सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाब नहीं होते तो आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात आइन से बाहर नहीं हो सकते। तो वो क्लियरली उन्होंने कहा है कि जनाब अगर ये एजेंडा है तो कोई बातचीत हो सकती है, वरना ये एक डिलेइंग टैक्टिक है। तो हाँ, उन्होंने जमात इस्लामी से नून लीग वाले भी, पीडीएम वाले भी मिल रहे हैं और पीटीआई वाले भी मिल रहे हैं, पर मेरा नहीं मुझे लगता कि एपीसी में या इस तरह की मीटिंग्स के अंदर कोई इन चीज़ों का फैसला होगा। ये फैसला अल्टीमेटली अदालत में ही होगा। सही, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसे सुनने में मिल रही हैं कि 14 मई के इलेक्शन की बार बार हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होने जा रहा 14 मई को, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, 14 मई क्या, वो तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे। अब अक्टूबर में नहीं जब कहते हैं नहीं होने का, इसका मतलब है कि वो आइन के अंदर तो कोई ऐसी शिक नहीं है जिसको आप कह सकेंगे ये इस तरीके से जो है ना इमरजेंसी के कोई हालात प्रूव होते हैं, ना कोई और इस किस्म का कोई गुंजाइश मौजूद है कि ये अक्टूबर से आगे जा सकें, बल्कि 14 मई से भी आगे जा सकें। तो फिर जाहिर है कोई मावराए आइन कोई सोचा जा रहा है। तो जब इस हद तक जाने के लिए तैयार हों पॉलिटिकल पार्टीज़ कि वो उनको कुछ भी कबूल है, मगर इमरान खान की ये इम्कान इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये उन्होंने एज्यूम कर लिया है और हक़ाइक़ भी नज़र आते हैं कि रुझान उनकी तरफ है, मगर ये एक चांस पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं कि जब एक पार्टी अल्टीमेटली इस तरह के मसाइल के अंदर जो है सलूशन घूम फिर के अवाम ही होती हैं। अवाम ने ही फैसला करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, देर सवेर जो है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो इक़दाम जिस संगीन किस्म का, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली सैदी का बड़ा ज़्यादा नाक़िद रहा हूँ, मगर इन्होंने उनको भी हीरो बना दिया है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और जिस तरीके से कोई पुराना मुकदमा लाया गया, तो वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था कि पहले तो पंजाब गवर्नमेंट में ही हो रहा था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, तो वो भी उसी रविश पे चल गई हुई है। मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा बहरहाल बैकग्राउंड रहा है, और पीपल्स पार्टी जो है दरमियान में मॉडरेशन के भी बयान आए। आज़ादारी साहब ने भी कहा कि जी हम बातचीत करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी वहाँ से भी कोई ऐसा नहीं आ रहा। इससे पहले आपने देखा फवाद चौधरी साहब को, पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को लाइन पे लिया जा सके, तो अगर उसमें ब्रेक है तो हम भी ब्रेक ले सकते हैं, मगर उनको जिस तरीके से, ये नहीं है कि मुकदमात किए गए, जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और फिर वो एक उनके ऊपर काला हथकड़ियाँ लगाई गई और एक वो टोपी पहना के अदालत में जिस तरीके से ले जाया गया, तो वो सिर्फ आइडिया नज़र आ रहा है कि ये नहीं है कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। नज़र ये आ रहा है कि ये तासर कायम करना कि पीटीआई की एक ये इन पर हाथ डाला जा सकता है।
और ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद इससे पीटीआई कमज़ोर होगी और मकसद जो है उनकी बेइज्जती करना है। मेरा ख्याल है उनकी तमाम ही कोई अभी बड़ा लीडर नहीं रह गया कि जो गिरफ़्तार ना हुआ हो। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अब अली ज़ैदी भी उस लिस्ट में कर लें। सिर्फ एक आदमी रह गया जिसका नाम है इमरान खान। तो वो भी बाकी सारी तो येलो लाइन तो क्रॉस हो चुकी है। कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मालिक साहब, मैं आज आपका प्रोग्राम देख रहा था। आप वैसे पहले दिन से काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है किसी सूरत में भी ये इलेक्शन नहीं इन्होंने करवाना, तो हालात उसी तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें मार्शल भी कबूल है, इमरान खान नहीं। आमिर आप बताएं ना, अगर आप उनकी जगह हो और आपको नज़र आ रहा हो कि हमने इलेक्शन करवाएं तब मरते हैं, ना करवाएं तो हम दोनों मरते हैं, तो आपको क्या सूट करेगा? आप भी कहेंगे ठीक है यार दोनों ही फारिग हो जाएं। और जो अभी आप बात कर रहे थे वो आई टोटली एग्री विद यू। इनको पता है मुकदमा से कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंप्रेशन ये देना चाहते हैं कि ये भी मॉर्टल्स हैं हमारी तरह, और हमें तक लगता है तो हमारा भी खून निकलता है, तो हम पीटीआई वाले को भी काटते हैं तो उसको भी खून निकलता है। तो वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये अनटचेबल्स नहीं है। और जब आपका स्टेक कुछ चीज़ बचाने में ना हो तो आप और रूथलेस हो जाते हैं। तो अब वो बिल्कुल आई थिंक डेस्परेशन की चीज़ें हैं। और आज जिस तरह आपने देखा है आज जो सका जवाब दे दिया है पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब आई थिंक नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू टेक सम वेरी टफ डिसीजन। अब कल जब आज डेडलाइन थी 17 की, कल ऑब्वियसली ये होगा। और एतजाज साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी अब कोर्ट को तो बुला के अब इनको टलना पड़ेगा। जो 3-4 मेन लोग हैं पार्लियामान को तो नहीं वो करेंगे, लेकिन जो इंस्टिगेटर्स हैं, तो इसका नज़र आ रहा है कि अब हमें लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है इनको कोर्ट डेफिनेटली बुलाएगी। और वी हैव गॉन टुवर्ड्स टोटल अब स्टैंड ऑफ पे चला गया। आज बात मालिक आपने ये कहा कि अगर मैं उनकी जगह पे होता, शुक्र है मैं उनकी जगह पे नहीं हूँ, मगर उनकी जगह पे जो भी पार्टी होगी वो ठीक है। आपका कहना कि उनको नज़र आ रहा है कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो उनके साथ क्या होगा, मगर जिस नहज तक वो जाने के लिए तैयार हैं, खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ, तो उसमें भी कोई वो विनर नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे दोनों पार्टीज़ जो हैं, नून लीग दरमियान में ये बहुत वोट को इज़्ज़त दो, और उन्होंने भी अपने, हालांकि सारे ही मार्शल लॉ के वतन से पैदा हुए, पर दरमियान में उन्होंने अपने बड़ी जमहूरियत के भी एक क्रीडेंशियल्स क्रिएट कर लिए थे। और पीपल्स पार्टी का तो ख़ास तौर पे ये सोचना कि जितनी 20-30 साल की भुट्टो साहब की और फिर बीबी मोहतरमा की ये स्ट्रगल रही, उनका भी इस नहज पे जाना कि इमरान खान के अलावा मार्शल लॉ भी कबूल है, तो मुश्किल है, ये इतना आसान भी नहीं है। आमिर, पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेंसिटिवली इस चीज़ को हैंडल किया। देखें, उन्होंने अपने आप को पीडीएम से अलग कर लिया। उन्होंने सारे फड्डे को अब बना दिया है बिटवीन पीएमएलएन और पीटीआई, और उन्होंने अपने आप को उससे निकाल लिया हुआ है। और उनको ये पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको शिकस्त की फिक्र नहीं है, बिकॉज सिंध उनका कंट्रोल में है। सिंध में उनको पता है वो पावर में आ जाएंगे। जंग तो सारी पंजाब की है, पीएमएलएन की जिंदगी मौत पंजाब में डिसाइड होनी है। अच्छा, पंजाबी और केपी के क्योंकि नंबर्स थोड़े हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ता, तो बैटल ग्राउंड तो पंजाब है ना, इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब के फ्यूचर पर डिसाइड हो रही है। इनका ख्याल ये है कि 5 साल ये इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि इमरान किसी की तरह इस गेम से बाहर हो, और इनका ख्याल ये है कि 5 साल, ये पहले भी तो 5-7 साल यार बाहर बैठे रहे हैं ना। इनका ख्याल ये है कि अगर हम 5-6 साल बाहर बैठना भी पड़ता है हमें, तो हमारी पार्टीज मल्टी लेयर्ड हैं, ये सर्वाइव कर जाएंगी, पहले भी सर्वाइव की है। इमरान की जो मूवमेंट है, इनका ख्याल है कि 5 साल मोमेंटम वो इतना ईजी नहीं है रखना। और दूसरा, इस वक्त अभी इमरान खान का डायरेक्ट टकराव इन लोगों से है, उनके लोगों का भी इन लोगों से टकराव है। अगर ये इक्वेशन में से हट जाते हैं तो फिर इमरान का बयानिया डायरेक्टली फौज के साथ टकराव में है। क्या उस टकराव में फवाद हो गए, अली जैदी हो गए, असद उमर हो गए, दूसरे हो गए, क्या ये वही एग्रेशन रख पाएंगे?
जो ये रखते हैं PMLN वगैरह के आगे, एक तो पहला सवाल ये है, जिसका उस दिन फवाद मेरे प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले, लास्ट वीकेंड, बल्कि आई थिंक थर्सडे शायद, तो उस पर उन्होंने बात की। जब मैंने उनसे पूछा, बात की, तो उनका यार वो अगर 1 कदम बढ़ाएं तो हम 3 कदम बढ़ाएंगे उनकी तरफ, और वो बार बार कहते हैं कि जी अब सारा फैसला जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये डिफाइंस पे है, ये कीमत देने पे तैयार है, डिस्क्वालीफाई होने पे तैयार है। अच्छा, उनको तो पता है कि अल्टीमेटली वहीं पे बात हो। जब आप इस्टेब्लिशमेंट की बातें सुनते हैं, उनके लोगों से वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, तो उनका ख्याल ये है कि इस वक्त उन पे 2 बोझ हैं जो उनको उठाने पड़ रहे हैं, एक इमरान की पॉपुलैरिटी का और उससे बड़ा बोझ है इनकी अनपॉपुलैरिटी का। वहाँ पे एक सोच ये भी है कि अगर ये अनपॉपुलैरिटी वाला पार्ट हट जाए तो वो दूसरे पार्ट को मैनेज कर सकते हैं और उससे वो डील कर सकते हैं, और शायद वो सोचते होंगे कि शायद इमरान भी उस वक्त ज्यादा कंड्यूसिव होंगे डायलॉग के लिए। जब ये लोग हट जाएंगे तो इमरान को पता है कि अब बात किए बगैर गुजारा है नहीं। सो आई थिंक ये 2-3 नजरियात चल रहे हैं, और पब्लिक का गुस्सा अपनी जगह, अनपॉपुलैरिटी इंस्टीट्यूशन की भी, बाकियों की अपनी जगह, बट आई थिंक बड़ा माहौल में फर्क पड़ेगा जब ये लोग मंजर आम से हट जाएंगे। शायद इस्टेब्लिशमेंट तो ये सोच रही होगी कि अगस्त में हटेंगे, अगस्त तक ही काम चलाएं, लेकिन हट तो जाएंगे ना अगस्त में भी, अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो ना हो, ये लोग हट जाएंगे। तो ये बड़ा एक अजीब मिक्स सा हुआ है। लेकिन जो आज की बात आ गई अब सुप्रीम कोर्ट की और इनके क्लैश की, ये आई थिंक एक नया कोई डायनामिक सेट होगी जिसका आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम तो सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि खुदा न खासा निज़ाम डिरेल ना हो जाए, वरना अब देखिए उस दिन गए थे आर्मी चीफ, 2 क्रिटिकल मौकों पे आर्मी चीफ गए। पहले झगड़ा हुआ, फैसले की बात हुई, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल कर ली, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गई। उस दिन गए आर्मी चीफ, जिस दिन इन कैमरा सेशन था, तो उनके जितने बयानात देख लें उसमें आइन की बात हो रही है, उसमें पार्लियामान की बात हो रही है कि चोजन पीपल ऑफ पाकिस्तान, कहीं पे भी कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। आई वॉज वेटिंग कि ऐसी कोई बात होगी कि जी मुगन्ना को और अदलिया को और तमाम को एक पेज पे हो के मुल्क का सोचना चाहिए। जुबानी तौर पे नहीं आ रहा, मगर प्रैक्टिकली उनके तमाम जितने भी एक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ज़मीनी हक़ाइक़ देखना चाहिए, और खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि अगर हुआ तो पता नहीं निज़ाम ना पलटा जाए। मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ये नज़रिया ज़रूरत की इस डॉक्ट्रिन से बहुत आगे जा चुकी है, ऑलरेडी इसको रद्द कर चुकी है, और वो पीछे हटना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन आई पर्सनली फील के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ही कुड हैव हैंडल्ड थिंग्स बेटर एंड डिफरेंट। यही रिजल्ट होना था कि इलेक्शन पे कौन जज करेगा कि इलेक्शन नहीं टाइम पे होने चाहिए, कौन कह सकता है कि इलेक्शन की मुखालफत करे। आई थिंक ये तमाम फैसले इसी तरह होने थे, एक बेहतर तरीके से हो जाने चाहिए थे और हो सकते थे। खास तौर पर जब 8 मेंबर बेंच बना तो हमें यह भी नजर आ गया कि 8-7 की अगर ब्लॉक भी बनाए तो चीफ जस्टिस हैज ए न्यूमेरिकल एज, उनका 8 मेंबर्स खुद के उनके साथ हैं। तो आई थिंक ही कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर ऑल्सो। अब आज आपने देखा है टोटल स्प्लिट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज इस इजलास में नहीं थी जिन्होंने ऑल बार काउंसिल वालों ने बुलाया हुआ था। मेरे प्रोग्राम में से पाशा साहब जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जी उनके 10 के कितने लोग आए हुए थे, सिर्फ 2 टॉप के 2-3 लोग नहीं आए हुए। मुशर्रफ के खिलाफ जब ये मूवमेंट चली थी तो उसमें वकला भी यूनाइटेड थे, सुप्रीम कोर्ट भी यूनाइटेड थी। इस बार अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिवाइडेड है, वकला भी डिवाइडेड है और गवर्नमेंट दूसरी तरफ है। तो अगर हम 2 कैंप गिने, जो परसीव्ड है, जो परसेप्शन ये बना हुआ है कि एक ब्लॉक है। मालिक वैसे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें शाहीन साहब जो इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट हैं, उनका जवाब भी मौसर था कि आप ये मुआवजा ना करें, पाकिस्तान बार काउंसिल एक ये 5% भी नहीं रिप्रेजेंट करती, नंबर वाइज देखें, और उसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ 90% जो बार एसोसिएशन हैं वो दूसरी तरफ है। और एक उन्होंने जो कहा कि जनाब इन्होंने पहले भी कॉल दी थी हड़ताल की, कोई अदालतें किसी जगह से भी वो हड़ताल इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसमें बात अब नंबर्स की नहीं, ये खोसा साहब ने कहा था कि 30 से 32,000 मेंबर है लाहौर हाई कोर्ट का और एशिया की सबसे बड़ी वो बार है। वही तो मैंने कहा है। देखें अब सीन क्या हो गया,
छोटे या बड़े की बात नहीं आमिर, बात यह है कि जब एक तरफ 15-20 बार्स बैठी हुई हैं, 2 कैंप्स बन गए ना, और जो पॉलिटिकल लाइन पे डिवाइड हुए हैं, जो जहां जहां पीटीआई की जीती हुई ऑर्गेनाइजेशन, उनका व्यू पॉइंट और है, ये जो जीते हैं ये व्यू पॉइंट और है। जो लाहौर में स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो 3 लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें खोसा साहब थे, एतजाज अहसन साहब थे, और अपने क्या नाम है अपना यार, एक्स गवर्नर हमारे ख्वाजा तारिक रहीम साहब, ये तीनों थे। इन तीनों का व्यू पॉइंट नहीं, लतीफ खोसा साहब थे, ख्वाजा तारिक रहीम थे और एतजाज अहसन, दे वर द 3 पीपल हु वर द बेसिकली ऑर्गेनाइजर्स, और जो उनका कम्युनिके निकला वो भी इन तीनों ने साइन किया हुआ है। इन तीनों की व्यू पॉइंट हमें पहले ही पता है, तो ये अपने व्यू पॉइंट वाले लोग थे। उसके मैं तो कहता हूँ, अगर से वो पाशा साहब कह रहे थे कि जी हमारी इन्विटेशन पहले की थी, ये तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये उस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया आप लोगों ने दूसरे पॉलिटिकल कैंप में? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको विजिटें अपने दिखा सकते हैं, इन्वाइट्स वगैरह हमारी ये डेट्स पहले की थी। क्योंकि मैंने उनको कहा आज आपको कहाँ से याद आया ऐसे ब्लैक डे मनाना, ये फैसले को तो काफी दिन हो गए, तो पहले क्यों नहीं मनाया आपने? तो उन्होंने कहा कि जी ऑर्गेनाइज करने में पूरे पाकिस्तान से, अभी नंबर्स हम छोड़ देते हैं, अभी हम देखते हैं कि कितनी बार इधर खड़ी हुई है, उधर आपको 2 बार नजर आ रही है। बात यह है कि स्प्लिट है ना, स्प्लिट तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कम्युनिटी में, स्प्लिट हो गया जजेस के दरमियान में। अब गवर्नमेंट नहीं मालिक, वैसे मैं आपसे जो है डिसएग्री करूंगा कि आप जमात इस्लामी को नंबर्स को पीटीआई के नंबरों से या पीपल्स पार्टी के नंबरों से वो मैच नहीं कर सकते। आपने देखना है, और उनकी जो रोल है वो भी बार एसोसिएशन का बिल्कुल डिफरेंट है बार काउंसिल से, पहली बात। दूसरा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि चीफ जस्टिस को बेहतर हैंडल कर सकते थे, मगर बाकी जो डिसेंटिंग जजेस हैं वो भी बेहतर हैंडल कर सकते थे, क्योंकि उनका इख्तलाफ जो था वो आज खुद नोटिस के ऊपर, इज्तिमाई फैसले के ऊपर था। मगर ये अब तासुर ये निकला है कि शायद वो 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर भी, जिसके ऊपर कोई बहस नहीं है, ये उनके इस इख्तलाफ को एक दूसरी आईनी शिक के आड़े आ रही है। मुझे तो आमिर, टू बी वेरी फ्रैंक, टू पुट इट ब्लंटली, मुझे ये नजरियाती खिलाफ से ज्यादा सबके पर्सनालिटी क्लैशेस और ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए अनफॉर्चुनेटली कोई अपनी जगह से नहीं हट रहा। देखें ना, मुझे अब एक बात बताओ, हमें बड़ी उम्मीद आई जब हुआ कि चीफ जस्टिस साहब तमाम जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं, फिर ब्रेकिंग न्यूज चली जब फाइज ईसा साहब की और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक बेंच बना देते हैं जो टोटल लाइक माइंडेड बेंच होता है, तो वो सारा वो जो एफर्ट अगर उन्होंने की भी थी, सारी वो एफर्ट खत्म हो गई ना। जो 5-6 दिन वो मुलाकातें करते रहे, लेकिन अगले दिन जब बेंच बनाया तो वो सारे जजेस, उनमें से कोई भी उसमें नहीं था, बिल्कुल ही डिसेंटिंग जजेस थे, अपने जो लाइक माइंडेड जजेस थे, इंक्लूडिंग वो 2 जजेस जिन पर फड्डा भी था, जूनियर मोस्ट प्रमोट हुए हुए थे। तो एट द एंड ऑफ द डे, मालिक मुझे ब्रेक के लिए कह जा रहा है, मगर मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि जब 7 जजेस ने अपनी डिसेंट शो कर दी भी थी तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था, और वो जब कानून कभी बनेगा तब की बात है। अभी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग कानून के तहत तो चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है। बाल ये बहस चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच मोहम्मद मालिक साहब। हमारे साथ मौजूद ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी बहरान है उसके ऊपर डिटेल से बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जिस तरह से आमिर साहब मैंने बात की थी कि अभी पाकिस्तान की सियासत पे बात करते, फिर आज़ाद कश्मीर पे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक आम तासुर ये मिल रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, या खात्मा हो गया, या कर दिया जाएगा, या होने के करीब है। इनफैक्ट जो इनसाइड स्टोरी है वो तो आपके पास है, वो हमारे साथ आप शेयर करें। मैं बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के ऊपर बड़ी आपको इनसाइड स्टोरी दूंगा, क्योंकि कल परसों से जो खबरें चल रही थी मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे रिपोर्टर भाई कई दफ़ा काम नहीं करते। ये हमें ही ज़्यादा हासिल हुआ है कि हमने एग्जैक्टली बता दिया था कि जी ये पहले अब का नहीं, ये कई महीनों से प्लान चल रहा है। बस मैं कमेंट देख के आज़ाद कश्मीर पे आता हूँ कि मालिक साहब के साथ गुफ्तगू के साथ ये क्लियरली अब ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। अब
एक वो हैं जो कि इसको बड़ा सियासी रियल पॉलिटिक्स जो कहते हैं ना, कि सियासी फ़वाइद के हवाले से देख रहे हैं कि जनाब हमें इससे क्या सियासी फ़ायदा या नुकसान होता है, जबकि दूसरा कैंप जो है वो इसको असूल, जमहूरियत या इस पैमाने से भी देख रहा है। और सलमान अकरम राजा ने ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बड़ा ये अच्छा इस चीज़ पे अपने व्यूज़ दिए कि ये शुरू से ही यहाँ पे जमहूर और गैर जमहूरी रवैयों की एक लड़ाई है, ये अब ये वो जारी है। तो मुझे लगता है कि कल ये फैसला कल ही शायद ये हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट इसको कल परसों जब भी टेकअप करेगी, तो ये कम से कम ये बहस और ये भी एक संग मील होगा इधर वे, जो कि फैसला आएगा। तो ये तारीख दान और जो है तारीख से कम एक सबक ज़रूर हमने सीखा है कि जब भी ये इस तरह के दो आते हैं मसाइल, सियासी बहरान आते हैं, तो तारीख ने हमेशा जो असूलों पे खड़े हुए या जमहूरियत के साथ खड़े हुए उनको हीरो माना गया है। ये तमीज़ुद्दीन साहब ही हीरो हैं, इसके अंदर जस्टिस मुनीर साहब हीरो नहीं हैं। बाकी भी एक पूरी उससे तसल्सल से देख ले तो ये इसमें बड़ी क्लैरिटी है मेरा ख्याल अक्सर तारीखदानों में कि ये जो भी यहाँ फैसले होंगे, मैं हीरो और विलन बड़े क्लियर हैं, जुडिशरी के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी। तो अभी कमिंग बैक टू आज़ाद कश्मीर, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि कल से ये खबरें चल रही थी कि जी वहाँ पे अभी 5 रोज़ हो गए हैं, इजलास जो है असम्बली का नहीं हो पा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई के स्पीकर हैं वहाँ पे और वो अनवारुल हक साहब, और क्योंकि पीटीआई के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो इसलिए इसको डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये इजलास होगा तो वो उस पाकिस्तान की असम्बली की तरह वहाँ भी पहला एजेंडा सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। तो वहाँ पे नंबर्स की सिचुएशन में आज लेटेस्ट बता दूं कि ये पहले ये कहा जा रहा था कि नून लीग के इख्तलाफात की खबरें चल रही थी कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कैंडिडेट से वो कह रहे थे जी हमसे बात नहीं की गई, हमें पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तो मंजूर था मगर क्योंकि हमारी उनसे पीटीआई से इख्तलाफ है तो ये मामला आज दूर हो गए हैं। आज अगर ये तस्वीरें दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब कि नून लीग वाले आके आज चौधरी रियाज जो कि साबिक मशीर वज़ीर आज़म के रहे हैं कश्मीर में और लार्जली वही पीपल्स पार्टी को वहाँ पे हैंडल करते हैं, तो ये उनके घर पे आके इस बात का नून लीग वालों ने इयादा किया है। उनके तमाम ही जो मेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, राजा फ़ारूक हैदर और साथ में गुलाम कादिर साहब, वो सारे ही मौजूद थे, ये उनके घर पे आके। तो नंबर्स गेम की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त वहाँ पे 12 हैं, ये 53 का हाउस है वहाँ पे, और क्योंकि तनवीर इलियास साहब नाअहल हो चुके हैं तो अभी 52 का हाउस ये बन गया है। और वैसे ये 27 पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, मगर अभी क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है, एक कम हो गया है, तो 26 पे भी बन सकता है। पीपल्स पार्टी के इस वक्त सूरत हाल ये है 12 हैं और नून लीग के हैं 7, और जो वहाँ पीटीआई पे का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया हुआ है वो लार्जली मेरा विद द सपोर्ट ऑफ बैरिस्टर सुल्तान साहब। मैंने पहले भी ये पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक काफ़ी अच्छे से ये तैयारी हो चुकी हुई थी, इस फॉरवर्ड ब्लॉक की भी, पीपल्स पार्टी की भी, और ये कि ये आपस में ये प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि बैरिस्टर साहब सदारत से रिज़ाइन करके एक नीचे मेंबर असम्बली के मेंबर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर बने, मगर अभी वो बाद में होगा। फ़िलहाल इनका जो टोटल है मिला के जो बनते हैं ये 27 बनते हैं, ये इनका टोटल नंबर बनता है और 26 से वज़ीर आज़म बनता है। और ये जो पीटीआई के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें 8 मेंबर्स में से 5 जो है ना वो बैरिस्टर साहब लाए हैं, ये भी ब्रेकअप बता दूं, और 3 जो हैं वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। तो पीटीआई की जो और एलाइज की वहाँ पे इस वक्त तादाद जो है वहाँ पे कहने को 25 है, 23 जो है पीटीआई के रह गए हैं, बाकी उनकी पहले 65% के करीब मेंबर थे, और एक एजे के पार्टी है जिन्होंने ऐलान किया है कि वो न्यूट्रल हैं,
और MC अतीक, सरदार अतीक साहब जो अगर सपोर्ट भी कर दें तो ये 24 होते हैं, यानी इनके पास अक्सरियत नहीं है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है इसमें सबसे बड़ी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है PTI और PDM के दौरान जंग जारी है, तो यहाँ पे ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, अगर ये बन जाते हैं इनके वज़ीर आज़म, जब भी ये इलेक्शन होगा तो वो ये तीनों की यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये वो जो उसूलों की लड़ाई पाकिस्तान में चल रही है और यूँ रेड लाइंस खिंच गई हैं, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ज़्यादा इम्कान इस बात का है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मान लिया है कि PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक में से ही होगा, और जिनके ऊपर ज़्यादा इम्कान है बनने का वो चौधरी रशीद साहब हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर हैं PTI में, इनके मुतल्लिक कहा जा रहा है। और PTI की सूरत हाल वहाँ पर ये है कि वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, जो बाकी रह गए हैं वो भी। एक ज़ाहिर है तनवीर इलियास साहब वो नायल हो गए हैं, मगर अभी भी उनका एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। फिर स्पीकर साहब हैं जो रोज़ इजलास डिले किए जा रहे हैं, वो ख़ुद बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। और इस वक्त जो ख्वाजा फारूक साहब हैं, जो कि मुझे खुशी है कि वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे ग्राही हैं, तो वो भी एक कैंडिडेट हैं। तो वहाँ भी एक ब्लॉक है, मगर इस वक्त क्लियरली जो है फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये इनकी अक्सरियत इनके पास ज़्यादा है, और वो तकरीबन शो भी कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, अगर आप बिल्कुल 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 आमिर साहब, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा खुसूस अफजल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अफजल में ज्वाइन करने के लिए। जी आमिर साहब। जी अफजल, पहले तो जो आप मेरा तबसरा अगर आपने सुना है तो मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कुछ उसमें गलती की। बहरहाल के मेरा भी जो है ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से ज़रूर है, मगर आप वहाँ बैठे हुए हैं और आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, प्लीज़। आमिर मतीन साहब, जो ब्रेकिंग मैं सारा दिन ढूंढ के आपके प्रोग्राम के लिए अभी जो मैंने निकाली थी, वो आपने, मुझे दुख भी है, वो आपने खुद ही दे दी है। बिल्कुल 23 और 27 का जो फिगर आपने बताया, यही जो है ना हमारी आज दिन भर की जो रिसर्च थी वो यही थी, और आपने बड़ी तफसील से चीज़ों को जो है वो नाज़रीन के कोशानशीन किया, और ये बिल्कुल यही चीज़ है, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है जो आपने बताया। इसमें मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी वाज़ह कर दूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उस वक्त जो मेन उनका करैक्टर था, जिसने मीडिया पे आके खुद ये बताया कि वो वज़ीर आज़म के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया गया उनको मरकज़ की जानिब से भी, और यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी चौधरी मोहम्मद यासीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त जो है वो इन तस्वीरों में कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि ये आज की जो तस्वीरें लीक की गई हैं, ये बताया गया है असल में तहरीक इंसाफ को कि हमारे नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों के अंदर ना ही तो चौधरी यासीन मौजूद है और ना ही उनका बेटा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक, जो मेरे सोर्स है उनके मुताबिक ये है कि ये नाराज़ होकर वहाँ से इस वक्त मुजफ्फराबाद से जो नाराज़ होकर इस्लामाबाद चले गया और साथ अपने बेटे को भी ले गया। इनका बेटा जो है वो भी मेंबर असम्बली है। और बात की जाए अगर आज की सारी सूरत हाल की, तो आज जो सारा दिन हुआ है, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और कायम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद ने भी की है। इसमें बैरिस्टर सुल्तान के बारे में जो उन्होंने एक हिस्स दिया, उनका ये था कि जो गाड़ी वो हमसे मांग रहे हैं वो हम नहीं लेकर दे सकते। इस वक्त जो हमारी माली पोजीशन है वो इस तरह किया। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के 2 हमारे जो पार्टी के जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनको जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने आज जो है अगवा किया है। रात को वो सदर हाउस में जो है वो हैं, और इस चीज़ की तस्दीक SSP ने उनको की है, और उन्होंने कहा कि मैं खुद वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। ये ब्रेकिंग थी आज की, जो हमारे पास सारी जो कार्रवाई हुई है आज़ाद कश्मीर में सियासी हवाले से। जी वैसे मेरे पास जो इतलाएँ थी कि ये चौधरी यासीन साहब, क्योंकि ये इस सारे बहरान से पहले ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ था, तो ये लोग जो लिंक कर रहे हैं कि जी क्योंकि इस्लामाबाद में यहाँ तब्दीली आई है तो उसका की वजह से वहाँ भी, और फिर नेक्स्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी इसको रिप्ले किया जाएगा। मगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक और ये PTI का कू जो है वहाँ पे तैयारी पहले ही हो चुकी थी, और चौधरी यासीन साहब ने उस वक्त अपने लिए बड़ी लॉबी की थी, पर उनकी लॉबिंग उनकी पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने डिसाइड करना है वो उन्होंने उनको इनकार कर दिया था, और वो समझौता कर चुके हुए थे। मगर अभी जो है आप जो कह रहे हैं कि तस्वीरों में नहीं है, मेरी इतला है कि वो आखिर में मान जाएंगे कि दूसरे ब्लॉक को ज्वाइन करना अगर नहीं भी करते
तो फिर 2 आदमी अगर वहाँ पे कम हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो अभी नंबर्स गेम में मुझे ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक का और इनका पल्ला भारी लगता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, वजह ये है कि अगर पीटीआई के पास नंबर्स होते और उनको लगता कि जनाब ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो वो इजलास में डिले ना करते। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल अमन मतीन साहब, आपने ये बिल्कुल करेक्ट बात की है। हो ही ऐसा रहा है। देखिए, स्पीकर जो है वो तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ इसको डिले कर ही इसीलिए रही है कि कहीं से उनको कोई क्लू मिल जाए और वो अपने मेंबर जो है वो पूरे करने में किसी हद तक जो है कामयाब हो जाए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान को भी 12 दफ़ा ये बात बताई गई है और ज़राए के मुताबिक कुछ में इमरान को वो ऑन कॉल भी करना चाहते हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वो जिनमें से कुछ सीनियर तरीन लोग भी हैं लेकिन वो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपकी ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ जानबूझकर इसको जो है वो डिले कर रही है और उनका मकसद यही है कि किसी तरीके से नंबर जो है पूरे हो जाएं। और जो नंबर आपने बताए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, ऐसा ही है, यही नंबर है। और इस वक्त तक जो मजबूत पोजीशन जा रही है वो चौधरी जो रशीद साहब हैं इनकी पोजीशन। अभी चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिसमें अलार्मिंग ये है कि पाकिस्तान में 90 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस गैर कानूनी कारोबार के साथ मुलविस है। इसकी तशहीर करने वाले कौन लोग हैं और इसमें मुलविस कौन कौन है, इन तमाम के चेहरों से नकाब उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम मुकाबले में। आमिर साहब, चूंकि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि 2018 में वाज़े एक हिदायतनामा था, हुक्मनामा था स्टेट बैंक का, मगर इतनी बड़ी तादाद में कई साल गुजरने के बावजूद हम 2023 के अंदर हैं। लोग किस तरह से इन्वॉल्व हो गए इस गैर कानूनी कारोबार में, इसकी वजह क्या है? जी, ये आप इसकी जो तफसील शायद आपके पास भी, आप भी बता दीजिएगा। उन्हें थोड़ा सा जो है कश्मीर को सम अप कर दूं कि 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें कश्मीर की हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साहब ने बड़े अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, पर वो क्योंकि बीच में ब्रेक आ गई थी। मज़ीद ये है कि पीटीआई वहाँ पे अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि जो उनके मेंबर जितने रह गए हुए हैं उनके अंदर भी ग्रुप्स हैं, धड़े हैं। पीटीआई के जो 23 मेंबर रह गए हुए हैं उनके अंदर ही जो है, मैंने इस तरह कहा कि एक ग्रुप है तनवीर इलियास साहब का, वो एक ताई साहब को बनाना चाहते हैं और अनवारुल हक साहब स्पीकर भी खुद कैंडिडेट हैं और ख्वाजा फारूक साहब भी जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कैंडिडेट हैं। जो ही किसी कैंडिडेट का अनाउंस किया जाएगा तो इस बात का भी इम्कान है कि बाकी धड़े भी गवर्नमेंट के अंदर अपनी शमूलियत कर जाएंगे। अब वहाँ पे एक सवाल आ जाता है, अहम सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, कि पाकिस्तान के अंदर तो क्योंकि 63A की वजह से बहुत ही एक, बल्कि वो सख्त फैसला, शायद प्रॉब्ली गलत फैसला हो गया है कि नंबर भी नहीं काउंट किए जाते। वहाँ के मतलब बताया जा रहा है कि अभी वो कानून जो कि डिस्क्वालिफिकेशन का था वो साइन नहीं हो सका उसमें। तो और दूसरा ये है कि पीटीआई जो पाकिस्तान की है उसका वहाँ पे कोई इतना कंट्रोल नहीं रह गया। ये सिर्फ ये नहीं है कि अमीन गंडापुर साहब की वजह से, इमरान खान साहब का भी याद रहे कि इन्होंने गलती कर ली थी कि पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर है, जो कि एक अलहदा मुल्क है अपने आइन के मुताबिक, वो आज़ाद है अपने उसमें, उनको वहाँ पे पीटीआई रजिस्टर्ड करवानी चाहिए थी, जबकि उन्होंने इमरान खान ने अपने नाम पे पीटीआई आज़ाद कश्मीर रजिस्टर करवाई भी है। वो केस सुप्रीम कोर्ट पे है। तो पहले जो है 3 सितंबर को सुना जाना था, जो नहीं, उसकी डेट आगे चली गई है, तो वो उसका भी 8 मई को शायद अब जो है ना ये फैसला होना है कि वो क्या उसका कि इस बात का इम्कान है कि तमाम के तमाम पार्टीज़ के अरकान को वो आज़ाद हो जाएंगे पीटीआई के, इसलिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन उन पर नहीं लगती। अब आ जाते हैं जी क्रिप्टो करेंसी पे। हम क्योंकि काफ़ी अर्से से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका
ये दुनिया भर में जो है मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कवानीन हैं, मगर हमारे कानून के मुताबिक ये बैन है। और उसके बावजूद जो है सरवत आप मुझे ऐड कर सकती है इसकी तफसीलात अगर बताने में, कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा तबका इसके अंदर जो शामिल है कि 90 लाख लोग जो हैं, 90 लाख तकरीबन 1 करोड़ बन जाता है, वो इस क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में शामिल है। और हम रिसेंटली बता चुके हैं कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो पीएसएल के मैचेस हुए हैं, वो खुद जुए की कंपनियों को और क्रिप्टो करेंसी को के इस्तेमाल की, हमारे बैंक भी उसमें शामिल रहे और स्टेट बैंक को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि जनाब इसकी इजाज़त नहीं है, जबकि गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही थी। और अभी तक एफआई या किसी इदारे ने इसको टेकअप नहीं किया कि पीसीबी गैर कानूनी तौर पे और बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, तो किसी ने एक्शन नहीं लिया गया कि पीसीबी गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर। और अब जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो फ्रॉड है वो एक डबल शाख है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था कि आपको इतने ज़्यादा वो प्रॉफिट का मार्जिन देते हैं कि लोग बार बार इस धोखे में आ जाते हैं और ये करोड़ों रुपए इससे जो है ना फ्रॉड कर चुके हुए हैं। और इसकी रिपोर्ट भी एक आ चुकी हुई है, मगर अभी तक एफआईए ने इससे लाइलमी का इजहार किया। वो कहते जी कोई भी हमारे पास शिकायत नहीं आई। और ये बीबीसी ने इस पर अभी रिसेंटली एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में किस लेवल पे ये हो रहा है। ज़ाहिर है जो शिकायत करेगा वो गैर कानूनी धंधे के इल्ज़ाम में पकड़ा जाएगा, इसलिए कोई नहीं, मगर इसका मतलब नहीं है कि एफआईए को अपने तौर पे इसको करना चाहिए। तो वैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मोबाइल फ़ोन पर क्रिप्टो के इश्तारात पे नोटिस हो चुका हुआ है और उन्होंने कहा है मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी आपने कहा ना आमिर साहब, बिल्कुल अभी आपने कहा कि जी करोड़ों का फ्रॉड हुआ है, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा नंबर बेहतर कर दूं। ये पिछले साल का बस फिगर है कि 18 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। और सबसे ज्यादा परेशानी और तकलीफ वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उनमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, खवातीन भी शामिल हैं जो कि मुतासरीन के अंदर हैं। इसके अलावा ये इल्लीगल है, बार बार स्टेट बैंक ये कहता है कि ये इल्लीगल है, उसके बावजूद बड़ा ओपनली पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी कारोबार को फरोग मिल रहा है। बिल्कुल, मैं थैंक यू फॉर करेक्शन। आपने 18 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में जो है 18वें नंबर पे है। जहाँ आती है ना डेवलपमेंट की बात, तरक्की की बात, तो वहाँ हम बिल्कुल आखिरी नंबरों में आ रहे होते हैं। मगर जहाँ जराइम की बात आती है, गैर कानूनी धंधों की बात आती है, जैसा कि जुआ, जैसा कि पोर्नोग्राफी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पहले शुरू के ही नंबरों में आते हैं। और ये छोटा फिगर नहीं है। बताया जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान की 3% आबादी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है, वो क्रिप्टो करेंसी की आगाही रखती है और इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो बहरहाल हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। पर सिर्फ एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड अभी एक इश्तिहार आया था कि एक तरफ तो हम यहाँ पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि जनाब 20-21 अरब रुपया जो है वो कलेक्शन को नहीं दिया जा सकता। आज ही जो है 129 अरब रुपया तरक्याती कामों के लिए, जो कि ज़ाहिर इलेक्शन उनको भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएं, तो ये अपनी पॉपुलर उसके लिए अपने एमएनएज एमपीएस को, एमपीए तो पंजाब में नहीं रह गया, ये दिए जा रहे हैं। तो 129 डेवलपमेंट के लिए दिए जा सकते हैं, मगर 21 के लिए नहीं दिया जा सकते। दूसरी ये खबर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की बहस हुई वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो घर है उसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और उससे साथ ही एक और ख़बर चली कि जी 20 करोड़ की आज़ाद कश्मीर में जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो एक गाड़ी जो है मर्सिडीज जो है उसको ऑर्डर किया गया था। चलिए वक्त खत्म हो गया, बड़ा शोर मचाया गया, तो उसके बाद फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। तो एक तरफ हम जाके IMF जो कि मजीद पता चल रहा है कि डिले होता जा रहा है, वहाँ भीख मांगते फिर रहे हैं और वहाँ से बड़ी खबरें इसके ऊपर मजीद लग सकते। वक्त खत्म हो गया। माजरत आमिर साहब, मुझे इजाजत दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।